जय हिंद साथियों। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र की एक यूनेस्को संस्था है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। और ये वर्तमान में विशेष तौर पर हमारे धार्मिक ग्रंथों के संबंध में चर्चाओं में रहा है, इसलिए हम लोगों को और महत्वपूर्ण हो जा रहा है। मैंने आप लोगों को कई संगठन पढ़ाए थे, उस संगठनों में मैंने यूएन भी आप लोगों को समझाया था। उसके एक 6 विशेष संस्थाएं थी, उसमें से एक यूनेस्को भी आप लोगों को बताई थी कि यूनेस्को एक विशेष संस्था है। अब हम लोग थोड़ा यूनेस्को के बारे में समझ लेंगे कि आखिर यूनेस्को का उद्देश्य क्या है, वो वर्तमान में क्यों इतनी महत्वपूर्ण चर्चाओं में रहा है। पहले तो आप लोग ये समझ लेंगे कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र और भगवत गीता ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा संरक्षित विश्व स्मृति कोष में संरक्षित किया गया है। आप लोगों को ये पहले आप हमारी जो मूल खबर है। अब इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या जानकारी याद रखना है, कैसे हम लोगों से पेपर सेकंड में भी और पेपर फर्स्ट में भी प्रश्न बनाए जाने की ज्यादा संभावना है। तो अब हम लोग एक एक करके बात देख लेंगे। क्या भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र और भगवत गीता ये विश्व स्मृति कोष में यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए गए हैं, ये विशेष जानकारी है। इसलिए ये हमारी यूनाइटेड नेशंस की बहुत पुरानी संस्था है, जो ऐसे विश्व स्तर पर शांति सहयोग बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक और शैक्षिक वैज्ञानिक विचारों को संरक्षित करने के लिए ये संस्था विशेष तौर पर कार्य करती है वैश्विक स्तर पर। ये आप लोगों को समझना है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, हम लोग शुरू से इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हुए और आगे बढ़ लेंगे। और आप एक बार बस समझ लेना उसका, फिर आपको यूनेस्को की जो हमारी स्थापना होती है वो होती है 16 नवंबर 1945 को, और जब भारत इसमें सम्मिलित होता है तो 4 नवंबर 1946 को। अब आप लोगों को ये लगेगा कि ऐसा कोई यूनेस्को की स्थापना या भारत मेंबर बनता है, ऐसी कोई डेट पूछ ली जाए तो आपके दिमाग में ये 46 कम जाएगा, क्योंकि आपको जितना जाएगा वो 1947 के बाद का जाएगा कि इसमें सम्मिलित हुआ होगा भारत। लेकिन औपनिवेशिक काल में ही भारत इस संस्था का सदस्य बन चुका था, ये विशेष तौर पर याद रख लेना है। इसका फुल फॉर्म शायद मुझे लगता है कि पूछना, क्योंकि बड़ा है, बाकी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका ये हमारा पूरा फुल फॉर्म है। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वो वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब इसका उद्देश्य जो होता है वो मैं बता दे रहा हूं। उद्देश्य इसका है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखो, हम लोगों को किसी भी चीज का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मूल कारण जानना बहुत जरूरी होता है। यदि हम लोग उसका मुख्य उद्देश्य जान लेंगे, फिर हम लोगों को बहुत जो आने वाली चीजें हैं सारी ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब हमारे जब नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को विश्व स्मृति कोष में यूनेस्को द्वारा संरक्षण करने की घोषणा की गई है, तो इसमें हमारी जो महान परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, इसको आप लोग एक कह सकते हैं जो हमारी पुरातन महान समृद्ध ज्ञान परंपरा को रेखांकित करता है। ये यदि पांडुलिपियां इसमें सम्मिलित होने की घोषणा हुई है तो अब आते हैं हम लोग आगे। ये याद रख लेना है 1946 में सदस्य बना है। एक इसी में से आप लोग और देख लेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, पिछली बार ओलंपिक खेल भी वहीं पर हुए थे, तो ये पेरिस में है मुख्यालय इसका। ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी अभी कौन से शामिल किए गए हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र और भगवत गीता ये जरूर। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना।
ये आपको बहुत जरूरी इसमें इसका उद्देश्य याद कर लेना है कि आखिर क्या है इसका। बाकी आप लोगों को फुल फॉर्म तो याद मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कठिन है, फुल फॉर्म तो आपको ज़्यादा समस्याएं आएगी नहीं। केवल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको किस क्षेत्र से प्रश्न बनाए जाने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम लोगों ने बैकग्राउंड समझ लिया है, आते हैं अब पहले हमारे यहाँ वर्तमान है 45 यूनेस्को स्थल हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें से 43 स्थल पहले घोषित थे, अब 2 ये बढ़ गए हैं, तो इसलिए अब हमारे यहाँ पर 45 संख्या हो जानी है। अब आप लोग गूगल करेंगे तो अभी उसमें ऐसी अपडेट नहीं हुई होगी, क्योंकि गूगल में जितनी भी जानकारी है वो हमारे भारत देश के द्वारा ही सारी अपलोड की जाती है। तो जब तक कोई ऐसी चीज ना करे, जब तक उसमें 45 संख्या नहीं बताई जाएगी। जो 43वां हमारा यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल था वो था असम का अहोम राजवंश का इसका नाम था मोएद। इसका मतलब होता है कि ये दफनाने की प्रणाली, या आप लोग मान सकते हैं एक दफनाने का टीला, इससे संबंधित है। तो एक सेकंड, इसका नाम था मोएद, ये 43वां था। और ये अहोम राजवंश असम से संबंधित है, वहां पर कैसे दफनाने की प्रणाली है, कैसे टीला बना है, ये संरक्षित किया गया था यूनेस्को द्वारा। और जो 42वां हमारा था वो था होयसल मंदिर, होयसल राजवंश द्वारा इसको विशेष आप लोग इसकी संस्कृति मान सकते हैं, विशेष इसकी कला शैली मान सकते हैं। तो इसके द्वारा ये भगवान शिव को समर्पित है, 42वां है, कर्नाटका में है। ये आपको थोड़ी सी यदि जानकारी याद रह जाए, हो जाता है कि आप लोग कौन सा मंदिर दक्षिण भारत का आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कौन से भगवान को, कौन से ईश्वर को समर्पित है, तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये शिव जी को है। ये याद रख लेनी है। 42, 43, 44, 45 में हमारा नाटसात भरत मुनि जी का और भगवद गीता हो गई है संरक्षित। आते हैं हम लोग आगे। देखो अब थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग को मोटी मोटी मुझे लगता है कि जहां तक आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ मैं विशेष जानकारी दूंगा जिसका हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे साहित्यों में जो ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहले ये है कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग हमारे नाट्य शास्त्र में, पहले नाट्य शास्त्र की जानकारी ले लेंगे। इसमें 37 अध्याय हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। धार्मिक जो हमारा सेकंड धर्म का पेपर होता है हिंदू वाला, उसमें ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, ये उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बाकी कितने यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का मुख्यालय कौन से अभी वर्तमान में संरक्षित की गए हैं, ये आपको जानकारी है फर्स्ट पेपर के माध्यम से। अब वो ऐसा हो सकता है कि पहला पूछ लिया जाए कि जो पहला स्थल है यूनेस्को द्वारा संरक्षित, वो 1983 में आगरा फोर्ट या आगरा का लाल किला, ठीक है। आगरा का लाल किला ना, लाल किला तो दिल्ली में है, आगरा का ताजमहल, ठीक है। ये सबसे पहले 1983 में संरक्षित है। और इसी के साथ साथ अजंता की गुफाओं को भी संरक्षित किया गया था। तो ऐसा हो जाए कि आपसे चर्चा हो जाए अजंता की गुफाएं, ये याद विशेष तौर पर रख लेना। अब आ जाते हैं हम लोग नाट्यशास्त्र में 37 अध्याय है। अभी यहाँ पर आप लोग एक और बात देख लेना, जो 6वां अध्याय है भरत मुनि जी द्वारा जो नाट्यशास्त्र, उसमें 8 रसों की चर्चा की गई है। पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से अध्याय में रसों की चर्चा की गई है। और जो 24वां अध्याय है, इसमें एक 9वां रस आता है जो शांत रस का वर्णन है इसमें। तो आप लोगों को अब ये जरूर पता रखना है कि 6 अध्याय हैं उसमें 8 रसों का वर्णन है। आप विशेष तौर पर इसको याद रखेंगे। देखो एक और, नाट्यशास्त्र को हम लोग केवल इसको नाटक के तौर पर, एक कला प्रदर्शन के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसको नाट्यशास्त्र को 5वां वेद भी माना जाता है। ये आप लोगों को जिसको जानकारी कम हो, 5वां वेद मानते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक बात और बताई गई है। तो जो भी नाट्यशास्त्र में रचित है उसमें क्या है, देखो ऋग्वेद से उसमें पाठ्य लिया गया है, और सामवेद से उसमें, देखो ऋग्वेद से उसमें
पाठ लिया गया है और सामवेद से गीत लिया गया है और यजुर्वेद से लिया गया है अभिनय। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिया गया है रस। तो इन सब के द्वारा सब यहाँ पर रसों सारे वेदों का इसमें संग्रह है और विशेष तौर पर मुख्य चीजें क्या ली गई हैं सारे वेदों से, इसलिए 5वां वेद माना जाता है। आपको इतना याद रखना है। बाकी भगवत गीता में कितने अध्याय ये धर्म से संबंधित है और कितने उसमें सूक्तें कहाँ से ली गई है, महाभारत के किस वाले पाठ से लिया गया, ये सब आप लोग हिंदू वाले जितने भी हमारे साथी है वो लोग विशेष तैयारी रखेंगे, क्योंकि अब जो भी सेकंड पेपर में बनेंगे प्रश्न वो यहाँ से सबसे ज्यादा निकलने की संभावना है। और फर्स्ट पेपर में यूनेस्को के द्वारा आप लोगों से जानकारी मांगी जा सकती है। प्रथम हमारा जो संरक्षित स्थल है उससे आपको अभी लगभग 37 हमारे सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल अभी यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। ये आप लोगों को जानकारी ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रथम कौन सा संरक्षित है ये आपको जरूरी याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग अभी वर्तमान में कौन से संरक्षित करने की घोषणा है ये जरूरी है। और एक 42वां अभी हाल ही में मान सकते हैं 2024 में दिसंबर में तो 43वां हमारा अहोम राजवंश से संबंधित था जो वो दफनाने की प्रक्रिया वो यहाँ से था। तो शायद खोयसर मंदिर भी आप लोगों से धोखे से चर्चा हो जाए, तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोगों को इतना ही है। इसका उद्देश्य आप लोगों को बस शायद मुझे लगता है कि फुल फॉर्म पे एक बार फिर सुन लेना है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, एजुकेशनल, शैक्षिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक और कल्चरल, सांस्कृतिक। ये जहाँ उसको ऐसी विविधता या प्राचीन परंपरा ज्ञान संबंधित ऐसी कोई चीजें लगती हैं तो ऐसे उसका संरक्षण और उसको सहयोग करने में बढ़ावा देती है संस्था। ये हम लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। धन्यवाद।